नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस। मैं हूं दीपक यादव। अगर आप देश के टॉप शहरों में किराए के घर में रहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। देश के शीर्ष शहरों में घरों की बढ़ती सप्लाई के मद्देनजर घरों का रेंट कमजोर होता दिख रहा है। बीते साल यानी 2023 में जहां टॉप 7 शहरों में 4,35,000 घर बनकर तैयार हुए थे, उसके मुकाबले इस साल यानी 2024 में ये संख्या बढ़कर 5,31,000 से अधिक रहने की उम्मीद है। यानी एमएमआर, एनसीआर, पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता जैसे शहरों में अगर घरों की सप्लाई बढ़ेगी तो जाहिर है किराए के घरों का विकल्प बढ़ेगा। यानी सप्लाई अधिक होगी तो सीधा असर रेंट पर पड़ता दिखेगा। तो टॉप शहरों में घरों की सप्लाई और डिमांड का समीकरण क्या कहता है, किन माइक्रो मार्केट्स में रेंट कमजोर होने की आशंका है और इसके चलते ट्रेंड कैसा बनता दिख रहा है, इन्हीं सब बातों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ प्रॉपर्टी एक्सपर्ट हैं प्रशांत ठाकुर, जो कि रिसर्च डायरेक्टर हैं एनारॉक में। प्रशांत सर, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मेरा पहला सवाल ये होगा कि जो लोग किराए पर रहते हैं उनके लिए तो अच्छी खबर है, लेकिन जो लोग मकान मालिक हैं उनको घटता रेंट सुनकर अच्छा नहीं लगेगा। तो क्या बारीकियां हैं आपकी इस रिपोर्ट में, वो समझाइए एक बार। दीपक जी, देखिए, ये जो हम डिक्लाइन की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि रेंटल ग्रोथ कम हो गया है। द ग्रोथ रेट हैज कम डाउन। जहां पिछले क्वार्टर में 4 से 9% के हिसाब से बढ़ा था, अभी ये 2 से 4% के हिसाब से इस क्वार्टर बढ़ा है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि जैसे जैसे सप्लाई मार्केट में बढ़ेगी उसी हिसाब से डिमांड सप्लाई डायनामिक्स के हिसाब से रेंटल थोड़े स्टेबलाइज होंगे। दूसरी तरफ ध्यान देने वाली बात यह है कि कोविड के समय कंस्ट्रक्शन काफी महीनों तक बिल्कुल स्टॉल हो गया था, जिसके वजह से जो अपार्टमेंट, जो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाले थे, वो कंप्लीट नहीं हो पाए। तो साल डेढ़ साल के लिए मार्केट में एक सप्लाई स्कैर्सिटी हो गई थी, जिसकी वजह से रेंटल्स में काफी उछाल आया था। फिर चीजें धीरे धीरे नॉर्मलाइज होना शुरू हुई। जैसे जैसे सप्लाई मार्केट में आना चालू हो गया, आपने देखा होगा कि रेंटल स्टेबलाइज होना चालू हो गई है। इसका ये तात्पर्य नहीं है कि रेंटल बिल्कुल अब नीचे जाना चालू हो गया है। आप देखेंगे रेंटल एग्रीमेंट के आप क्लॉज में देखिए, उसमें इनबिल्ट एस्केलेशन क्लॉज होते हैं, जहां पे हर साल 5 से 10% बढ़ता है। ध्यान देने वाली ये बात है कि पेरिफेरल्स ऑफ द सिटीज जो है, वहां पे आपको हो सकता है कि रेंटल्स में काफी आपको स्लो ग्रोथ दिखे, क्योंकि वहां पे सप्लाई बहुत आ रहा है। एक एक आप ये सिंपल जो डिमांड सप्लाई की जो डायनेमिक्स होती है, आप देखेंगे पेरिफेरीज में काफी सप्लाई आ रही है और काफी बड़े साइज के अपार्टमेंट्स हैं जहां पे काफी नंबर ऑफ यूनिट्स काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से आपको एक रेंटल चेक रहेगा। हालांकि कुछ ऐसे माइक्रो मार्केट है विद इन द सिटी सेंटर जो कि काफी प्रोमिनेंट और डिजायर्ड लोकेशन है, वहां पे आप देखेंगे रेंटल्स की डिमांड हमेशा ज्यादा बनी रहेगी। तो इन्वेस्टर्स को निराश होने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा साइन है रियल एस्टेट के लिए, जहां पे आप देखिए कंप्लीशंस काफी हो रहे हैं, काफी टाइम पे हो रहे हैं। रेंटल भी आपका देखिए अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है, वो डी ग्रोथ नहीं हो रहा है। डेवलपर्स ने काफी लैंड पार्सल एक्वायर कर रखे हैं, जिसका ये मतलब है कि आपकी जो एक साइकिल होती है रियल एस्टेट की, काफी स्मूथ फंक्शन कर रही है। लॉन्चेस हो रहे हैं अच्छे खासे, कंप्लीट हो रहे हैं प्रोजेक्ट टाइम पे, हैंड ओवर टाइम पे हो रहा है। रेंटल भी आपके ठीक ही ठाक है। बहुत ज्यादा रेंटल ग्रोथ होना भी मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं है। प्रशांत सर, सप्लाई बढ़ी है बीते साल और 2024 में भी सप्लाई बढ़ती दिख रही है, लेकिन क्या ये अनऑक्यूपाइड सप्लाई है? क्योंकि कहा जाता है कि मौजूदा मार्केट को एंड यूजर ड्राइव कर रहा है। अब जो घर खरीदार जो खरीद रहे हैं घर, वो उसमें जाहिर तौर पर रहेंगे भी। अगर नई सप्लाई अनऑक्यूपाइड हुई तो क्या मार्केट में हम ये मान के चलें कि निवेशकों का ट्रेंड बढ़ा है, एंड यूजर कम हुआ है? देखिए, अलग अलग सेगमेंट्स में हमें देखना पड़ेगा। जो लग्जरी सेगमेंट में आपने देखा होगा बहुत उछाल आया है, उसमें कुछ हद तक इन्वेस्टर्स की संख्या ज्यादा है। लेकिन अगर आप मिड सेगमेंट में देखें 80 lakhs to 1.5 CR में, वहां पे 80% एंड यूजर्स हैं। सो वहां पे हम सेफली बोल सकते हैं कि इस सेगमेंट में जितने भी बायर्स हैं, 80% ने अपने एंड यूज के लिए लिया है, जिसमें मान के चलिए 50 से 60% फाइनली उसमें शिफ्ट होंगे। लग्जरी सेगमेंट में अगर आप ये पूछे कि क्या ब्रेकअप होगा एंड यूजर और इन्वेस्टर्स का, लग्जरी सेगमेंट में मेरे ख्याल से 40% आप मान के चलिए इन्वेस्टर्स हैं और 60% आपके एंड यूजर्स हैं। सो मार्केट मिला जुलाकर ओवरऑल बैलेंस्ड है। आपको देखिए, ये चीज आप नकार नहीं सकते कि एक हेल्दी मार्केट के लिए इन्वेस्टर्स का भी पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। और मेरे ख्याल से 80-20 मिक्स ऑफ एंड यूजर एंड इन्वेस्टर इज अ वेरी हेल्दी साइन। लेकिन प्रशांत सर, रेंटल यील्ड और अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स क्या कह रहा है? जैसा कि हम जानते हैं कि 4 साल की ग्रॉस इनकम के बराबर घर की कीमत हो या 20 साल की ईएमआई और रेंट की समानता समेत और भी तमाम बेंचमार्क हैं जो प्रॉपर्टी मार्केट के प्राइस डायनेमिक और अफोर्डेबिलिटी को डिफाइन करते हैं। तो इस नजरिए से क्या स्थिति है? अफोर्डेबिलिटी कैसी है? प्राइस डायनेमिक कैसा है?
देखिए, हिस्टोरिकली इंडिया में रेंटल यील्ड्स रेजिडेंशियल साइड में हमेशा वीक ही रहा, बिकॉज कैपिटल वैल्यूज हमेशा ज्यादा ही रही यहाँ पे। और आने वाले समय में भी जिस तरीके से आपने देखा प्राइस एप्रिसिएशन हुआ है, मेरे हिसाब से रेंटल यील्ड भी आपको वही 2 से 4% के बीच में रहने वाला है अक्रॉस टॉप 7 सिटीज। सो उसमें ऐसा नहीं कि रेंटल यील्ड में हमें काफी कुछ बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। जहां तक अफोर्डेबिलिटी की बात है, बीच में जब इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा था उस समय एक खतरा था कि शायद अगर ये इन्फ्लेशन अनकंट्रोल्ड रहे तब शायद आरबीआई को हो सकता है इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़े, जिसका एक इम्पैक्ट होम लोन पे आ सकता है। लकीली ये सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है, और आने वाले समय में हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट की दरें कम हो, ना कि बढ़े। और जिस हिसाब से जॉब में सैलरी ग्रोथ हुई है, आई थिंक वो हैज बीन वेरी रोबस्ट। तीसरी चीज मालूम है हमें, जो सबसे ध्यान देने वाली बात है दीपक जी, ये हमें एक डेवलपर्स को एक क्रेडिट देना पड़ेगा कि इस अप साइकिल में अगर आप ध्यान दें तो डेवलपर्स ने बहुत ही संयम बरता है, और उन्होंने प्राइस जो इंक्रीज किया है बहुत ही ज्यादा अचानक से नहीं बढ़ाया, उन्होंने ग्रेजुअली बढ़ाया है, जो कि मार्केट की बैलेंस को बना के रखा है। तो मेरे ख्याल से अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स भी काफी अच्छा रहा है। और आने वाले समय में जैसा कि उम्मीद की जा रही है कि इंटरेस्ट रेट कम होगा, मेरे ख्याल से अफोर्डेबल इंडेक्स एक कंफर्टेबल दायरे में रहने वाला है। ठीक है, अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स दायरे में ही रहने वाला है। टॉप सिटी के अलावा छोटे शहरों का क्या हाल देख रहे हैं प्रशांत सर? वहां भी यही स्थिति है, यहाँ पे ट्रेंड या फिर वहां पर ट्रेंड कुछ अलग है? देखिए, टीयर 2 सिटीज में अभी मेरे ख्याल से गेटेड डेवलपमेंट और इस तरह के लार्ज स्केल ग्रेड ए डेवलपमेंट्स ने अभी हाल ही में जोर पकड़ना शुरू किया है, और आने वाले समय में वो तेजी पकड़ेगा। इसका कारण एक ये भी है कि वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन काफी हो रहा है। आपने देखा होगा कि काफी सारी आईटीएस कंपनीज अपने ब्रांच ऑफिसेज इन शहरों में खोल रही है। उनका स्ट्रैटेजी है टू गो नियर द टैलेंट पूल। और अभी आप इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाजे से भी देखें तो टीयर 2 सिटीज आर वेरी वेल कनेक्टेड। अभी भारत सरकार की जो उड़ान स्कीम है, जहां पे छोटे शहरों को एयरपोर्ट से कनेक्ट किया गया है, तो कनेक्टिविटी बढ़ी है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ है। अब कंपनीज आर आल्सो एनकरेज्ड टू गो इन टीयर 2 सिटीज बिकॉज ऑफ कॉस्ट बेनिफिट। तो मुझे लगता है कि वहां पे धीरे धीरे आप देखेंगे कि काफी ग्रेडेड डेवलपर्स वहां पे अपना प्रेजेंस बढ़ाएंगे, और आने वाले समय में वहां भी आप देखेंगे कि इस तरह के डेवलपमेंट्स होना चालू होंगे। रेंटल के हिसाब से मेरे ख्याल से अभी वहां पे भी आपको एक तेजी देखने को मिली है, पर कंपेयर टू टीयर 1 सिटी वहां पे इतना अभी तेजी नहीं देखने को मिला, बिकॉज वहां पे अभी भी कॉन्सेप्ट है आपका इंडिविजुअल हाउसेस का, गवर्नमेंट क्वार्टर्स, बिकॉज टीयर 2 सिटीज की इकोनॉमी अभी भी सरकारी नौकरियां, पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज ही ड्राइव करते हैं। प्रशांत सर, क्या डिमांड सप्लाई का जो रेशियो है वो बैलेंस्ड है? क्योंकि मौजूदा हालात में हम जो तेजी देख रहे हैं, कहीं ये ओवर सप्लाई का संकेत तो नहीं दे रही है? नहीं, मेरे ख्याल से बहुत ही बैलेंस सप्लाई है पिछले 3 सालों से। आपने अगर हमारे रिपोर्ट्स के आंकड़े देखे होंगे तो पिछले 3 साल से हमारा जो सेल्स का फिगर रहा है पैन इंडिया टॉप 7 सिटीज में has been 25% to 30% higher than the launches. That means developers ने ज्यादा प्रोडक्ट बेचा है बनिस्बत लॉन्च के। तो एक बहुत ही कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट रहा, जिसकी वजह से आप देखेंगे हर शहर में इन्वेंट्री ओवरहैंग 2 साल के नीचे है, सो विच इज अ हेल्दी साइड। पर आने वाले समय में डेवलपर्स को थोड़ा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं वो ओवरबोर्ड ना चले जाए लॉन्चेस में या प्राइस इंक्रीज में। उससे नहीं तो हो सकता है कि हम वापस से वो मार्केट का इक्विलिब्रियम खराब कर दे। देखिए, होता क्या है कि सारी गलतियां अच्छे समय पे ही होती है। आप थोड़े से ओवरबोर्ड चले जाते हैं, आप चीजों को थोड़ा सा लाइटली लेते हैं, एंड द बिजनेस डायनामिक्स थोड़ा कॉम्प्रोमाइज होता है। पर अभी तक ऐसा कोई सिनेरियो देखने को मिल नहीं रहा है। आने वाले समय में मेरे ख्याल से, चूंकि आप देखें अभी जो मार्केट में जो ग्रोथ आया है और जो भी लॉन्चेस हो रहे हैं, इट इज ड्रिवन बाय ग्रेड ए गुड कॉर्पोरेट डेवलपर्स, और ये डायनामिक्स को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं टू अंडरस्टैंड द मार्केट, क्या सप्लाई है, टू डू मार्केट स्टडी। सो मेरे ख्याल से ये जो अप साइकिल है, इट इज वेरी स्ट्रांग, वेरी स्टेबल, ड्रिवन बाय गुड ग्रेडेड डेवलपर्स। तो ये बैलेंस मेरे ख्याल से बना रहेगा आने वाले 3-4 सालों तक। आप मार्केट में अच्छी मोमेंटम देखेंगे। प्रशांत सर, एक और बाय वर्सेस रेंट को लेकर अक्सर हम चर्चा करते हैं। जैसा कि आपकी रिपोर्ट कह रही है कि रेंटल ग्रोथ कमजोर होता दिख रहा है, हालांकि अफोर्डेबिलिटी बनी हुई है। ऐसे में घर खरीदना बेहतर होता है या फिर रेंट पर रहना ठीक रहेगा?
देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर कोई के सिचुएशन के हिसाब से अलग होगा। मेरे ख्याल से अगर एक कोई यंग एम्प्लॉय है जिसने अपनी करियर की शुरुआत अभी करी है, उस समय आप देखेंगे ही इज हाईली मोबाइल, एक शहर से दूसरे शहर उसकी नौकरी है और उसको कहाँ सेटल होना ये पता नहीं। तो उस केस में प्रेफर्ड रूट होगा कि आप रेंट लें, और आपकी जब क्लैरिटी होती है तो आई थिंक घर लेना एक 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 वाइज डिसीजन है। लेकिन अगर आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट के ख्याल से आप सेकंड होम थर्ड होम ले रहे हैं, तो मेरे ख्याल से बहुत ही हिसाब से, बहुत ही संभल के माइक्रो मार्केट सेलेक्ट करके लेना पड़ेगा। तो ये आपको, अब आई थिंक दिस डिपेंड्स ऑन आपका क्या सिचुएशन है, किस फाइनेंशियल सिचुएशन में आप हो, किस एज ब्रैकेट में बिलोंग करते हैं। पर मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी रियल एस्टेट अगर देखा जाए तो आज के समय में इट हैज टू बी अ लॉन्ग टर्म एक्सपोजर। नॉट कि पहले की तरह हमने आज मकान लिया और एक साल डेढ़ साल के अंदर हमने ऑलमोस्ट 30% 40% रिटर्न पे बेचा। वो समय मेरे हिसाब से चला गया है। एक अंतिम सवाल प्रशांत सर, कैपिटल एप्रिसिएशन कैसा है टॉप मार्केट में? कैपिटल एप्रिसिएशन मेरे ख्याल से आप देखें तो अच्छे खासे हाई सिंगल टू डबल डिजिट में हुए, जहां पे अगर आप देखें पिछले 2-3 सालों में CAGR के हिसाब से 8 से 12% रहा है, विच मेरे ख्याल से विच आई थिंक इज अ वेरी हेल्दी इंडिकेटर।